नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबर की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट बैठक की। तो बता दें कि शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक है। हेमंत सोरेन के दस्ते में यह बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण प्रस्ताव पर मुहर संभव है। तो बताते चले कि शाम 4 बजे झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और हेमंत सोरेन के दस्ते में यह बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण प्रस्ताव पर मुहर संभव है। तो शाम 4 बजे झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम हेमंत सोरेन के दस्ते में यह बैठक होगी। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ पे। संदीप, शाम 4 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा इस कैबिनेट बैठक में? जी, आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। हालांकि जिस तरह से कोरोना पिछले 1.5 से 2 सालों से लगातार जारी है, उसमें जो सरकार की ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें या अन्य वैक्सीनेशन की बात करें, इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हालांकि जिस तरह से अभी पारा शिक्षकों का भी मुद्दा एक है, जो राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वे पारा शिक्षकों के मुद्दे को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बैठक में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के मुद्दे पर भी चर्चाएं हो। हालांकि 3 तारीख से जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, और उस बजट सत्र से पहले या कैबिनेट की अंतिम बैठक हो सकती है। और विपक्ष को कहीं ना कहीं जो हमेशा एक मुद्दा मिलता है और उन मुद्दों को लेकर विपक्ष विधानसभा में हंगामा करती है, तो सरकार भी चाहेगी कि उससे पहले इस बजट जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कई प्रस्तावों को ऐसे पारित किया जाए ताकि जो विपक्ष का जो कह सकते हैं हंगामा होता है उसको रोका जा सके, या फिर जो जन मुद्दे से संबंधित जो प्रस्तावें हैं उनको पारित किया जाएगा, ताकि उस तरह की विधानसभा सत्र के दरमियान जो भी विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जाता है उसको रोका जा सके। तो देखना यह होगा कि आज की जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। हालांकि 4 बजे से इस बैठक का आयोजन प्रोजेक्ट भवन में होना है और बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे आज कैबिनेट की मुहर लगती है। बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो शाम 4 बजे झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। अब देखना होगा कि क्या कोई अहम प्रस्ताव पर, किन किन प्रस्ताव पर इस झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। संथाल परगना क्षेत्र के लिए देवघर एम्स ओपीडी शुरू होना किसी बड़ी खुशखबरी और सपने से कम नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऑनलाइन उद्घाटन किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि एम्स राज्य के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं गोड्डा सांसद ने इस अवसर पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि एम्स और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। विधायक नारायण दास ने कहा कि इस एम्स के क्षेत्र से यानी क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्णे ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर के देवीपुर में बने एम्स ओपीडी का मुख्य कार्य परामर्श देना है। डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि यह मूलतः परामर्श ओपीडी है जिसमें मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा, यानी और ना ही इमरजेंसी सेवा जो है वो ली जाएगी। फिलहाल जो मरीज यहाँ आएंगे उन्हें परामर्श सुविधा दी जाएगी और इसके अलावा वैसे मरीज जिन्हें दवाइयों से ठीक की जा सकती है उनका उपचार किया जाएगा। और इसके अलावा फिलहाल जिन मरीजों को ऑपरेशन या भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी उन्हें कहां से सर्जरी करानी है और इनके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा क्या होगी, इसके बारे में परामर्श दिए जाएंगे। फिलहाल एम्स ओपीडी में 15 बेड लगाया गया है जिन्हें डे केयर बेड के नाम से जाना जाएगा। मरीजों को तत्काल राहत के लिए 4 से 6 घंटे के लिए इस बेड को मुहैया कराया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल देवघर एम्स में रात्रि सेवा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां पर केंद्र सरकार की दर पर यानी एक्सरे, सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट की सुविधा भी बहाल की जाएगी।
है। अभी भी डॉक्टर का आज उद्घाटन हो गया। अभी बढ़िया शुभकामना यही देते हैं कि बढ़िया से चले और जो कमी है अभी भी डॉक्टर और विभाग की कुछ कमियां हैं उसको दूर करते हुए, और जिस तरह का दिल्ली का एम्स है, जैसे सुनने में जो आया है कि जैसे पटना में भी एम्स में, लेकिन वहाँ सुविधा उतना नहीं है। यहाँ सुविधा हो और हम लोग के तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से एम्स को चाहिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। एम्स ओपीडी का उद्घाटन हुआ और इसमें जो लाखों लोग हैं जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है तो उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मंच से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल है कि मैंने 22 साल की अपनी छोटी बहन को जो है इलाज के बिना खोया है, और मेरा एमपी बनने का जो मुख्य मकसद था कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना, और आज मेरा सपना और मकसद सांसद होने का जो है पूरा हो गया। तो सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। मनोज जी, जानना चाहेंगे, हालांकि एक बड़ी सौगात झारखंड वासियों के लिए एम्स निर्माण, हालांकि देवघर वासियों के लिए भी कहा जाए, लेकिन आमतौर पर सबसे बड़ा सवाल ये कि आमतौर पर एम्स का निर्माण देखा जाए तो राजधानी में होता है सबसे पहले, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि राजधानी में ना होकर ये देवघर में हुआ? बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने कि झारखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम झारखंड की स्थिति को देखें तो रिम्स के अलावा अगर कोई बड़ा अस्पताल नहीं था जहां पे मरीजों का इलाज किया जा सके, और ऐसी स्थिति में या तो लोग रिम्स में आते थे या फिर दूसरे राज्यों का रुख करते थे। जहां तक आपने ये सवाल किया कि आखिर झारखंड में जब रिम्स है राजधानी में क्यों नहीं बना और देवघर में क्यों बना, तो इसके पीछे जो सोच नज़र आती है सरकार की वो ये था कि संथाल का जो इलाका है वो काफ़ी पिछड़ा इलाका है, और वहाँ पे अगर हम चिकित्सीय सुविधाओं की अगर हम बात करें तो कुछ भी स्पष्ट वहाँ पे नहीं नज़र आता था जो लोगों को तत्काल राहत दे सके। ऐसी स्थिति में एक तो राजधानी रांची में रिम्स की व्यवस्था थी, लोग यहाँ पे बेहतर इलाज के लिए पहुँचते थे, या फिर जो संथाल के जो लोग थे उनके लिए ऑप्शन बचता था या तो या फिर बंगाल का वो रुख करते थे। ऐसी स्थिति में जब देवघर में एम्स का निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो संथाल के लोगों ने काफी उसका स्वागत किया, और आज जब उसकी शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पे पूरे झारखंड के लिए और खास करके अगर हम बात संथाल की करें तो वहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए बंगाल का रुख नहीं करना पड़ेगा, या फिर काफ़ी दूर पड़ता है रांची, वहाँ नहीं आना पड़ेगा, तत्काल वहाँ पे जो सारी चिकित्सीय सुविधाएं हैं वहाँ पे मिलेंगी। हालांकि आज अगर हम बात करेंगे एम्स की तो एम्स में अभी सिर्फ ओपीडी शुरू हुआ है, और अभी 15 बेड जो हैं वो लगाए गए हैं, जो तत्काल उन्हें कुछ घंटों के लिए जो वहाँ पे आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर बेड पे रख करके उनका इलाज कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे तो जून 2022 में जो है वो पूरी तरीके से फंक्शनल होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो जून 2022 तक अगर हम बात करेंगे तो झारखंड के खास करके संथाल के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, खास करके अभी कोविड जैसे अगर हम जो अभी परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हुई हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो जी करिश्मा। बिल्कुल मनोज जी, एक बात और सुनना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो देवघर का जो इलाका है वो हेमंत सोरेन का गढ़ रहा है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी को इस जो इलाके में एम्स निर्माण को लेकर क्या फायदा मिल सकता है? इसके पीछे बीजेपी की क्या राजनीति है? देखिए, अगर हम बात करेंगे संथाल, तो संथाल एक राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है, और जहाँ तक अगर हम बात करेंगे जेएमएम का तो मुख्यमंत्री का वो क्षेत्र है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें या राज्यसभा या विधानसभा चुनाव की बात करें तो काफ़ी वहाँ पे जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के एक समय था जबकि वहाँ पे बीजेपी के काफ़ी नेता जो है वहाँ से जीत के आते थे। तो वो उस गढ़ को तोड़ने के लिए जो जेएमएम का है बीजेपी के अगर कहा जाए तो ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लोगों के इलाज की बात तो राजनीति से अगर थोड़ा ऊपर उठे तो जो संताल की जो स्थिति है, जो वहाँ गरीबी है और जिस तरीके से लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए एक बड़ा वरदान है। अगर हम राजनीति से ऊपर उठ करके देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार का और वहाँ के लोगों को इसका
फायदा मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जी करिश्मा। बिल्कुल, तो झारखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, एम्स का निर्माण होना। फिलहाल चलिए मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के मानचित्र पर जब से मनरेगा घोटाले में गढ़वा का पायदान दूसरे नंबर पर आया है, तब से अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। जिला स्तर पर अधिकारी बैठक कर इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे गढ़वा का नाम घोटाला में आ गया। जिला समाहरणालय के सभागार में डीडीसी ने सभी प्रखंडों में मनरेगा योजना में बिना काम किए ही पैसे की अवैध निकासी की जांच में जुटे हुए हैं। सोशल ऑडिट में किन लोगों पर जुर्माना लगाया गया था जो अभी तक नहीं भर पाए हैं, उनकी भी छानबीन की जा रही है। 40,000 में 40,000 ही अगर व्ययगत राशि हुई है, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि 4,40,000 में 40,000 ही व्ययगत राशि हुई है, तो वसूलनीय राशि 40,000 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती है ना। लेकिन वहाँ दिखाया जा रहा है वसूलनीय राशि टोटल अमाउंट प्राकलित राशि। तो जिस योजना में 40,000 का ही भुगतान हुआ, उसमें 4,40,000 हम वसूल कैसे लेंगे? ऐसे भी वहाँ पे पोर्टल के का शुद्धिकरण अगर हो जाएगा तो ये सारे कन्फ्यूजन मिट जाएंगे। और आज बड़ी व्यापक मतलब जूम ऐप पे VC हुआ है। तो अधिक जानकारी के लिए गढ़वा से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। धर्मेंद्र, एक बड़ा घोटाला का मामला सामने आ रहा है जिसमें मनरेगा योजना में एक बड़ा घोटाला हुआ है और ऐसे में गढ़वा का भी नाम सामने आ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि जब सोशल ऑडिट हुआ उसमें यह पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017 से 2020 तक लगभग 5,93,00,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। यह सभी जो पैसे हैं ये मनरेगा योजना के पैसे हैं, जिसमें अधिकतर डोभा का पैसा है, जिसमें पैसा निकल गया है और वो काम नहीं हुआ है। इसी में सोशल ऑडिट में यह बात सामने आई कि गढ़वा में मनरेगा से 5,93,00,000 रुपए निकल गए हैं। वहीं जब इस बाबत DDC से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जितने भी यह कार्य थे वो अधूरे रह गए थे और जो पैसे निकले थे उनकी रिकवरी कर ली गई है। लेकिन कहीं न कहीं यह मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो पैसे हैं वो पूरा पैसा दिखा रहा है, जो रिकवर किया गया है उसे नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिकवर जितने भी कार्य हैं सभी के पैसे रिकवर कर लिए गए हैं। ऐसे भी जो कार्य बचे हुए हैं जहाँ से रिकवरी नहीं हुई है, जिनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, वैसे सभी BPO के साथ बैठक करके वैसे सभी। धर्मेंद्र, क्या इस घोटाले में किसी एक ऐसे बड़े चेहरे का भी नाम सामने आ रहा है कि इस मनरेगा घोटाले में? नहीं, इसमें किसी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन ये सभी प्रखंडों का, जिले में जितने भी प्रखंड है ये सभी प्रखंडों में सोशल ऑडिट हुआ था। चलिए, बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गढ़वा जिले में करोड़ों के डाकघर घोटाले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने वैसे तो इस घोटाले के मास्टरमाइंड कामेश्वर राम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घोटाले की जड़ें अभी बहुत गहरी है। इस घोटाले में कामेश्वर राम के अलावा 4 दूसरे आरोपी भी हैं, जिनमें से 3 लोग पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। मुख्य घोटालेबाज कामेश्वर राम को पकड़ने के लिए पुलिस उसका पिछले 2 सालों से पीछा कर रही थी। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कामेश्वर राम ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने। रमना थाना में वर्ष 2019 में पोस्ट ऑफिस में सरकारी राशि 2,10,00,000 से भी अधिक राशि का गबन हुआ था, जिसमें उप डाकपाल कामेश्वर राम एवं अन्य 3 के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित किया गया, जिनमें अन्य 3 अभियुक्त आत्मसमर्पण कर गिरफ्तार हुए थे। सिर्फ कामेश्वर राम की गिरफ्तारी हेतु यह कांड लंबित था, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। उनके घर से अग्रिम कार्रवाई। रांची जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर कोंगे जयपुर गांव में वर्षों से वहां के ग्रामीण पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं। कांके प्रखंड के जयपुर कोंगे गांव में हजारों की संख्या में ग्रामीण निवास करते हैं, लेकिन इधर विगत 3 वर्षों से यहां के ग्रामीण अर्धनिर्मित पुल का निर्माण न होने की वजह से काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रघुवर सरकार में इस पुल का शिलान्यास किया गया था, फिर आनन फानन में
इसकी ढुलाई भी शुरू की गई और जो पुराना पुल था उसे तोड़ दिया गया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि मात्र 6 महीने में पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। 2018 में हुआ है और आज तक बनी नहीं है ना, अब 3.5 साल हो गया है, बना नहीं है। पुल जो बना हुआ था यहाँ से गया हुआ था पुल, उसको तोड़ दिया और इसको बनाया नहीं। जो आदमी चलता था वो भी चलना बंद हो गया और अच्छा खासा पुल को तोड़ा गया। आज 3.5 बरस बाद भी पुल नहीं बन रहा है। इसमें सरकार का ध्यान नहीं है, जबकि हम लोग मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर के नज़दीक में कोंगे जयपुर बस्ती है, गांधीनगर के समीप। लेकिन ये पुल का और ये रोड का ये हाल है कि लोग का जाना आना मुहाल है। साल हो रहा अभी तक बना नहीं है और ये पुल साल 2022 में भारत के सभी बाघ अभयारण्य में बाघों की गिनती पूरा पर यानी सेंसस जारी करना है। यानी इस बात को लेकर बाघों की गिनती का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। झारखंड से इस ट्रेनिंग के लिए पलामू टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर आशुतोष सहित 3 अधिकारियों को देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क में भेजा गया है, जो 26 अगस्त तक वहां आयोजित ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण के बाद यही 3 अधिकारी झारखंड के वन विभाग के अधिकारियों को बाघों की गणना को लेकर ट्रेनिंग देंगे। बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में सबसे पहले साल 1932 में बाघों की गिनती शुरू हुई थी। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए इस एरिया में 1974 के सेंसस के मुताबिक 50 से अधिक बाघ है यानी बाघ थे, जबकि 2009 में वैज्ञानिक विधि से शुरू हुई गिनती के मुताबिक 8 बाघ होने की बात कही गई थी, जिसकी गिनती साल 2018 तक आते आते शून्य हो गई है। तो अधिक जानकारी के लिए पलामू से हमारे संवाददाता श्रवण जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। श्रवण, बाघों की गिनती के लिए यानी गणना के लिए किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए पलामू टाइगर रिजर्व एरिया जो वहाँ पर बाघों की गिनती होनी है और यही नहीं देश भर में जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट एरियाज हैं वहाँ पर सभी की जो बाघ एरियाज हैं वहाँ पर बाघों की गिनती हो रही है। और इसी पहले चरण में कह सकते हैं कि जो देहरादून में राजाजी बाघ अभ्यारण्य है तो वहाँ पर बाघों की गिनती शुरू हो चुकी है और पलामू के जो अधिकारी हैं, जो पीटीआर के डायरेक्टर है कुमार आशुतोष और उनके साथ 2 अन्य अधिकारी जो हैं वो इन बाघों की गणना के ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं और वो 26 अगस्त को जब वापस झारखंड लौटेंगे तो झारखंड में जितने भी वन पदाधिकारी हैं जो टाइगर रिजर्व एरिया में संलिप्त हैं उन सभी अधिकारियों को वो ट्रेनिंग देंगे कि आखिरकार बाघों की गिनती झारखंड में कैसे होगी, किन पद्धतियों पे होगी, वैज्ञानिक विधि क्या होगी, उनका फुटप्रिंट कैसे लिया जाएगा और उनको कहाँ पर भेजा जाएगा, सीसीटीवी की कितनी मदद की जा सकती है, कहाँ पर सीसीटीवी लगाना है, ये तमाम चीजें जो है वो लोगों को ब्रीफ करेंगे। आपको बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व एरिया जो कि 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यहाँ पर ये काफी पुराना बाघ अभ्यारण्य है और यहाँ पर जो रिपोर्ट है जो नया सेंसस है 2022 में लागू होगा। बिल्कुल, चलिए श्रवण, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो खबर में आगे बढ़ेंगे। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के पुराना पेट्रोल पंप के सामने स्थित केला बागान में 2 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और एक मृतक की पहचान एम देवादसु रूप में की गई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान लोकेश कुमार के रूप में की गई है। मामले को लेकर सर्किल इंस्पेक्टर श्याम नंद मंडल ने कहा कि दोनों कर्नाटक के रहने वाले थे जो कई वर्षों से घाघरा में रहते थे और केला की खेती करते थे। घाघरा में एक महदनिया मोहल्ला है और इसमें एक केला बागान है टुनटुन भगत का, तो इसमें खेती बाड़ी लोग करते थे। ये साउथ के हैं, कर्नाटक के, एक एम देवादसु और एक लोकेश करके, दोनों। बीते रात्रि जो है इसका हत्या कर दिया गया है किसी धारदार हथियार से और इसका गाड़ी ले जाके उधर सेन्हा थाना क्षेत्र में कॉलेज के पास में। रांची में डेली मार्केट थाना इलाके के धोबी घाट में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वही 3 घायलों को
नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना डीली मार्केट थाना इलाके के धोबी घाट का है, जहां एक पिता बताते चले कि अपने 2 दिनों से गायब लड़के की खोज में धोबी घाट आया हुआ था। उसी दरमियान दीवार गिर जाने की वजह से उसकी चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुमका के मसालिया प्रकरण सभागार में कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान यानी 68 प्रधानी वादों की सुनवाई की गई। वह 29 ऐसे मामले थे जिसमें अंतिम आदेश दिया गया और इसमें ऐसे ही मामले थे जो कि न्यायालय से आए हुए थे और उस मामले के निष्पादन के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। गोड्डा जिले में घरेलू मारपीट ने हिंसक रूप ले लिया। घटना जिले के बता दें कि महागामा थाना इलाके के घाट गमरिया गांव की है, जहां इस मारपीट में बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसे हुआ मार? तो हर जगह मारपीट करता है, उतनी भैंसपुर सब मिलके मारपीट करता है। कब हुआ है मार? सवेर में। सुबह? हाँ। कितना लोग घायल हुए हैं? 5 लोग घायल हुआ है। और जो मार रहे थे वो लोग भी घायल हुए हैं? वो लोग भी घायल हुआ, वो लोग के गांव वाले जो हैं तो मार दिया है। गुमला के बसिया थाना इलाके के मतरडेगा बस टोली में फुटबॉल मैच के दौरान 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया और इस झगड़े के बाद एक गुट के कुछ लोगों ने पतुर गांव में घुसकर गांव में खड़े कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और इस दौरान हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए है और कारण है कि रांची के अपर बाजार के रहने वाले युवक शशांक ने ऑनलाइन खरीदारी के दौरान ऑर्डर तो किए थे महंगे और ब्रांडेड कपड़े, लेकिन जब शशांक का ऑर्डर आया और उसने सामान देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कंपनी ने शशांक को नए जीन्स और कपड़ों के बदले फटे हुए जीन्स और दूसरे कपड़ों की डिलीवरी कर दी। है इससे हमने 1 महीना पहले अराउंड 18 तारीख को एक सामान का ऑर्डर किया था, जिसमें इन्होंने कहा था, आप इसमें जूम कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर इनका मेंशन किया हुआ है शर्ट जीन्स जो कि 36 साइज़ का है। बट इसमें जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ये निकालने के बाद ये फटा हुआ पुराना कपड़ा दिख रहा है। फटा पुराना कपड़ा आप देख सकते हैं। रांची टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और मेयर आशा लकड़ा ने सम्मानित किया। निकी प्रधान, सलीमा टेटे के साथ रानी रांची लौटे अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और उनके पति अतनु दास, जो कि दीपिका के साथ ही खिलाड़ी हैं, उनको भी राजधानी रांची में सम्मानित किया गया। देखिए आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग सम्मानित करने के लिए आए हैं, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे हम लोग को इस तरह से बुलाया और इतना सब लोग सम्मान कर रहे, सब लोग इतना प्यारे प्यारे गिफ्ट हम लोग के लिए लेके आए। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुश है हम लोग। जी मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और शादी के बाद ये पहली बार मैं आया हूँ अपने ससुराल, और ससुराल का खातिरदारी अलग और यहाँ पे रांची का खातिरदारी जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत फील हो रहा है अच्छा। हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और जितना हो सके हम पूरी जान लगे। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।